अगला विषय है राष्ट्रीयता का प्रथा। अगर द्विवेदी युगीन काव्य को देखा जाए तो द्विवेदी युगीन जो काव्य रहा है उसमें कवियों ने विषय चयन की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। वहां पर राष्ट्रीयता का जो भाव है फूट फूट कर भरा है और उस राष्ट्रीयता में ही मानवता, नैतिकता, आदर्शवाद, ईश्वर की प्रति आस्था, प्रकृति के प्रति प्रेम, सब दृष्टियां कवियों ने अपनाई हैं और वो उस कविता में एक उपयोगी उद्देश्य के साथ जुड़कर चली है। तो इसीलिए जो द्विवेदी युगीन कविता है वो आदर्शोन्मुखी होने लगी और उसमें भाषा और विषय का चयन एक नवीनता को लेकर आया और इस युग का एक मुख्य वैशिष्ट्य है। तो राष्ट्रीयता का जो स्वर है यूं तो भारतेंदु कालीन कवियों की रचनाओं में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन इस युग में ये स्वर और अधिक कवि शंकर जो हैं वो बलिदान गान के माध्यम से कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी करना होगा। तो यहाँ जो उन्होंने ये अपना भाव व्यक्त किया है कि एक एक व्यक्ति में अपने देश के प्रति जो वीर भाव निहित है उस वीर भाव को लेकर हमें आगे बढ़ना है और हमें बिल्कुल नहीं घबराना है कि अगले कदम पे कहीं मृत्यु है। यदि हम मृत्यु से डर गए तो हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें मरने से तो पल भर के लिए भी नहीं डरना, अपने प्राणों का बलिदान आज हमारे देश को चाहिए, हमारे देश की वेदी पर हमें ये बलिदान करना ही होगा। तो ये एक बलिदान गान जो शंकर जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है कवि शंकर ने, उसमें उनके अपने देश के प्रति जो गहरी संवेदना है, प्रेम है, वो व्यक्त होता है। और इसी प्रकार गुप्त जी भी ओजस्वी भाषा के साथ कहते हैं कि धरती हिलती नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लग। स्वदेश संगीत से ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर भी एक मानवतावादी जो स्वर है, वो देश प्रेम का स्वर वो यहाँ सुनाई पड़ता है और कवियों ने ईश्वर के विराट स्वरूप की कल्पना भी यहाँ की है जो किसी देश, धर्म और जाति तक सीमित नहीं है, जो संपूर्ण कण कण में व्याप्त है। एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक सांस्कृतिक उत्थान है और समाज सुधार की भावना है उसके कारण इस युग की कविता में उपदेश की प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीयता का भाव जो है वो हर ओर समस्त जो आयाम है उन सबसे मंडित होकर के चल रहा है। कविता अधिक आदर्शवादी और नैतिकवादी हो गई है। मानवता की भावना से प्रेरित होकर एक स्थल पर हरिऔध जी कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वो कहते हैं कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरे, पेट में उनके पड़ी दिखलाएं जातियां अपनी सतियां। बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयता का भाव है, प्रभाव है, वो द्विवेदी युगीन साहित्य में कूट कूट कर रहा है और साहित्य और राष्ट्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त समाज राष्ट्र का रक्षक होता है। हिंदी साहित्य में ये जो द्विवेदी युग आया, हमारे देश के इतिहास में राष्ट्रीय उथल पुथल के युग स्वरूप था और भारत में इस समय कांग्रेस की नींव पड़ गई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और यह राष्ट्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी। हिंदी साहित्य में आदिकाल से राष्ट्र प्रेम पर आधारित कविताएं लिखी जाती हैं। हम बिल्कुल आदिकाल में करना चाहते हैं, वीर गाथा काव्य से कहा गया। तो इसीलिए कहा गया कि उस समय भी राष्ट्र प्रेम पर बहुत सारा सृजन साहित्य का भी। और जब आधुनिक काल में भारतेंदु युग आया, नव जागरण का काल जो कहलाया, तो राष्ट्रीय गतिशील धारा जो है पुनः उसका उत्थान हुआ, क्योंकि भारतेंदु से पहले का जो समय है वो रीतिकालीन काव्य
कहते हैं, जो घोर श्रृंगारिकता से होता था, जिसका बहुत अधिक अध्ययन करने पर कभी कभी ऐसा लगता था कि जो साहित्य है कहीं दिशा भ्रमित तो नहीं हो गया, उसका उद्देश्य कहीं लुप्त तो नहीं हो गया। तो उसके बाद का जो काल आया, आधुनिक काल, नव जागरण का काल, चारों ओर एक नवीन स्वरूप काव्य में देखने के लिए मिला। तो आधुनिक काल में जो दूसरा चरण है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया, और राष्ट्रीय कविताओं का जन्म पहले इस युग में हुआ। और द्विवेदी युग भी स्वतंत्रता संग्राम का था, और इस संग्राम युग में साहित्यकार चुप नहीं थे। कवि या साहित्यकार जनता को संघर्ष का पाठ पढ़ाने लगे, इसलिए द्विवेदी युग के साहित्य में देश प्रेम का साहित्य दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं अपने युग के कवियों को प्रेम की ओर चलने के लिए कहते हैं और आह्वान करते हैं। अपनी मातृभूमि की कीर्ति और संस्कृति के बारे में कवि कहते हैं कि जहाँ हुए व्यास मुनि प्रधान, रामादि राजा अति। तो यहाँ द्विवेदी युग के कवियों ने इस प्रकार अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, और अपने स्वार्थ का त्याग कर जो काव्य लिखा वो राष्ट्रता की भावना से विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त और भी हमें जो राष्ट्रता के भाव हैं वो यहाँ इस युग की कविता में दिखाई देते हैं, क्योंकि इस युग का जो काव्य है उसमें प्रकृति ने भी एक स्वतंत्र स्वरूप धारण किया है। चाहे हम गुप्त जी का काव्य ले लें, हरिऔध जी का काव्य ले लें, रामकृष्ण त्रिपाठी, जितने भी ये कवि हुए, कवि भी हैं, गद्य लेखक भी हैं, इन्होंने बड़ा मनोहारी प्राकृतिक चित्रण प्रस्तुत किया है। और नायक नायिका के संदर्भ में जो रीतिकालीन ऋतु वर्णन है उनको एक निर्जीव परंपरा के रूप में केवल उनका पालन मात्र नहीं किया, बल्कि वेदी युगीन प्रकृति चित्रण में पर्याप्त स्थूलता दिखाई देती है, कल्पना वैभव और समरस दिखाई देती है। उसमें यथार्थता व्याप्त है। प्रिय प्रवास के आरंभ में एक स्थल पर कवि कह रहे हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ थी। ये प्रिय प्रवास से है। और इस युग में सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर बहुत सारी कविताएं लिखी। तो ये जो काव्य है ये चारों राष्ट्रता, प्रकृति आदि से भरा रहा है। राष्ट्रता द्विवेदी युगीन की एक प्रकार से प्रमुख प्रवृत्ति होती है, और कवियों ने देशभक्तिपूर्ण बहुत सारा साहित्य सृजित किया इस युग में। भारत भारती में गुप्त जी ने राष्ट्र भावना की रेखा से प्रस्तुत किया है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या। तो यहाँ पर कवि उन लोगों के प्रति अपना आह्वान कर रहे हैं जो अपने देश के प्रति नहीं देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सुप्त भाव से हो गए हैं कि उनको अपने देश के लिए सजग रहना है, अपने देश के लिए बलिदान देना है, अपने देश के प्रति प्रेम करना है। पर कुछ भाव यहाँ पर गुप्त जी के ये भी हैं, उन व्यक्तियों से भी हैं जो देश प्रेम को भुलाकर और जो एक अंग्रेजी शासन चल रहा था तो उसके मोह में आ गए। तो यहाँ जो कवि का भाव है वो बहुत सारे अर्थ अपने अंदर समेटे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहा है। तो ये सब यही है कि आज मिलकर हम पहले सारी समस्याएं विचारें कि क्या समस्याएं हैं जिनसे हमें अपने राष्ट्र को, अपने भारतीयों को, अपने सहयोगियों को बाहर निकालना है, इस जनता को बाहर निकालना है। तो ये बहुत सारे भाव उनकी इस एक पंक्ति में उन्होंने व्यक्त किए हैं। और इसी प्रकार कविवर शंकर जो है उन्होंने भी बलिदान देने की बात कही, पीछे बात आई थी प्राणों का बलिदान देश की बेली बना।
और एक स्थान पर देश की जो हीन दशा है, धैर्य, गंभीरता और कौशल काल के अभाव पर कवि ने अपना क्षोभ व्यक्त किया। तो एक स्थल पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी जो है अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कनाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ये छीन सकी। तो यहाँ जो कवि का भाव है वो बिल्कुल बुद्ध जी के ही समान उस विपन्नता की ओर है कि जो देश आर्थिक विपन्नता की ओर चला गया, सामाजिक कुरीतियों की ओर चला गया, गुंडों में फंस गया, प्रथाओं में फंस गया, धार्मिक आडंबरों का शिकार हो गया और इन सब के कारण विदेशी वस्तुओं को वह अपनाने लगा, मातृभूमि की महिमा को भूल गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी कवि ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से उस सबका स्मरण कराना चाहा है और अपने देशवासियों को समेटना चाहा है, एक सूत्र में बांधना चाहा है और उन्हें आंतरिक रूप से जागरूक करना चाहा है कि किसी प्रकार से इतना जागरूक करें कि देश प्रेम के वो भाव इनके हृदयों में बने कि देशभक्ति इनके जीवन का अंग हो जाए। और इस आग्रह के द्वारा कवियों ने एक एक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना को भरने का प्रयास किया है। कवियों का विश्वास है कि ईश्वर प्राप्ति मानव प्रेम से ही संभव है और इस प्रकार ईश्वर प्रेम मानव प्रेम विश्व प्रेम में बदल जाता है। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं, सब द्वारों पर भीड़ पड़ी है, कैसे भी, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का तो जो रास्ता है सबके अपने अलग अलग रास्ते हैं, सबकी अपनी अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं। कभी यहाँ यही कह रही हूँ कि तुझ तक पहुँचने के तो बहुत सारे दरवाजे हैं, तू ही बता कि किस दरवाजे से मैं आऊँ। और मैं जिस दरवाजे पर अपनी दृष्टि डाल रहा हूँ, हर द्वार पर इतनी भीड़ है कि मुझे अंदर कैसे आना है ये भी समझ नहीं आता। समस्त प्रकृति ईश्वर की खोज में दृष्टिगोचर से प्रतीत होती है कि क्षण भर में कब जड़ में हो जाता चैतन्य विकास, वृक्षों पर विकसित फूलों का होता हास्य। तो एक पल में सब कुछ हरा भरा हो जाता है जब ईश्वर के आनंद, उसका साक्षात्कार और उसकी दृष्टि हम पर पड़ती है। तो ये एक रहस्यात्मक भाव जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो एक बात है कहने की वो ये है कि जो वेदी युगीन काव्य है उसमें हमें देश प्रेम के, राष्ट्रता के, मानवता के भाव दिखाई देते हैं। एक स्थान पर महादेव महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है सर्वों नरक ठिकाना नहीं में वह कह रहे हैं कि बहसी भवानी के तब सेवा लाग करन पढ़ाग गछति, बटुकन रूप इन हाथन धार, न कबहु विद्यमान टूटे, मोटिरन कटिया मथुरा सन कीन रोज हम वहाँ चढ़ाए, मस्त भयंकर आला गावा ऊपर धपकता हाथी उठाया। तो यहाँ पर उन्होंने एक मानवता का भाव है और सुख दुख की जो परिस्थितियाँ हैं जो आती जाती रहती हैं वो की दृष्टि डाली है। तो इस प्रकार जो द्विवेदीहीन काव्य है वो आदर्शवादी काव्य है, नीति परक काव्य है और उस काव्य में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, मानवता की भावनाएं बची हुई हैं और उसमें जो एक ऐसा उपदेश है जो कवि से कहता है कि आपका कर्म ऐसा हो कि मानव के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, जन मानस के प्रति, जन संस्कृति के प्रति एक भाव, एक प्रेम करना चाहते हो। तो एक स्थल पर कहते हैं, भारत भारती में बुद्ध जी लिखते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, स्तुत्य काव्य युग परम आदर्श का। तो यही कारण है कि रामचरितमानस क्यों घर घर में पहुंच जाती है,
सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक स्तुति युग काव्य है, एक ऐसा युगीन काव्य है जिसमें परम आदर्श की प्रधानता को दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से कवि का कर्म भी केवल मनोरंजन के लिए कविता करना नहीं होना चाहिए। उसके उस कविता कर्म में, उसके उस साहित्य कर्म में एक उचित उपदेश होना चाहिए, एक मर्म होना चाहिए जो हर एक हृदय का स्पर्श कर सके और उसको गलत से सही की ओर लेकर के आ सके। तो एक नीति आदर्श जो है वो भी इस काव्य में गुथा हुआ है। और इस काव्य में जो भाव है वो भाव अपने राष्ट्र से होकर गुजरते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व से होकर गुजरते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो वेद युगीन काव्य है, उस वेद युगीन काव्य के द्वारा कवियों ने अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है और राष्ट्र के साथ साथ अपने देश के प्रति प्रेम है और जो हमें उसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है। क्योंकि केवल हमारा अधिकारों की ओर दृष्टि डालना ही केवल हमारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी माँ का भारत भूमि के प्रति हमारे क्या भाव हैं उनको भी उनका भी संज्ञान हमें लेना चाहिए, उनकी ओर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये भाव जो है वो हमें वेदी युगीन काव्य में देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा अगला इसका विषय है वो वेदी युग के गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। वेदी युग गद्य साहित्य के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो वेदी युग है इसमें सभी क्षेत्रों में खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई और इस युग में सही अर्थों में उपन्यास और कहानी की रचना का निबंध भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके थे और उनका भी विषय विस्तृत हुआ। इस युग में रेखा चित्र भी लिखे गए। जहां तक नाटकों का प्रश्न है तो नाटकों पर गंभीर रूप से कोई कहने का मतलब ये है कि इस युग में हिंदी नाटकों को गंभीर रूप से स्थापित करने का ये युग कहा जा सकता है। इस युग में आलोचना और समीक्षा का श्रीकरण है। सुधाकर पांडे जी कहते हैं कि वेदी युग में वैचारिक उत्तेजना का साहित्य भी बड़े व्यापक पैमाने पर है। साहित्यिक विषयों से लेकर जीवन के अन्य क्षेत्रों तक का साहित्य भी इस युग में प्रस्तुत है। पुरातत्व और शोध का कार्य भी गंभीर धरातल पर अवस्थित है। प्रामाणिक शब्दकोश और व्याकरण भी है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का एक ऐसा नियामक युग है जिसने भावी साहित्यिक रचना को एक नई दिशा दी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो साहित्य के गद्य साहित्य का क्षेत्र है तो इस दृष्टि से भी ये जो युग था ये अपने पूर्ववर्ती काल से अत्यधिक समृद्ध रहा है, किंतु सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर गंभीर उपन्यासों की रचना थोड़ा कम। रहस्य और रोमांचपूर्ण, अगर खाली पहले उपन्यास की बात करें तो रहस्य और रोमांचपूर्ण घटनाओं का वर्णन रचनाकारों की मूल प्रवृत्ति का लक्ष्य रहा। और इस समय में जो उपन्यास लिखे गए उसमें तिलिस्मी, हरियाली उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास लिखे गए। और सामाजिक उपन्यासों की रचना भी हुई है, जैसे कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा 1861 से 1913 तक चली और भारतीय युग से ही ये प्रारंभ हो चुकी थी और इस युग में इसकी परंपरा चलती रही। खत्री जी के काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त भूतनाथ और इसके 6 भाग आए हैं। ये जो उपन्यास हैं ये वेदी युग में प्रकाशित हुए और हरे कृष्ण जौहर का मयंक मोहिनी और माया महल, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश, भयानक धन, ये तिलस्मी उपन्यासों की रचना है। और किशोरी लाल गोस्वामी कृत तिलस्मी शीश महल और रामलाल वर्मा कृत जो है पुतली महल, ये भी वेदी युग में ही प्रकाशित हुए। और इसके बाद देवकीनंदन खत्री जी के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्होंने भूतनाथ के जो शेष भाग हैं उनको पूर्ण कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जासी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी इन्होंने भी किया और इनके उपन्यास ऑर्थर कॉनन डायल,
से प्रभावित, जो अंग्रेजी का प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार हैं आर्थर कॉनन डॉयल, इनसे प्रभावित थे और उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कॉरलेट को उन्होंने गोविंद राम शीर्षक से हिंदी में अनुवादित किया। और गहमरी जी के जासूसी उपन्यास बहुत लोकप्रिय रहे। सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, तो इस तरीके के उपन्यास इनके आए। और भी उपन्यास आए इनके, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। गहमरी जी के अतिरिक्त रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, जयराम दासगुप्त ने, इन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की। घटना प्रधान उपन्यासों की रचना तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों से भिन्न एक शैली पर की जाती थी और इसमें लोग के किसी रहस्यमय पौने का उद्घाटन किया जाता था और इनकी प्रेरणा रेनाल्ड्स कृत मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन का अनुवाद लंदन रहस्य से प्राप्त हुआ। विट्ठल नाम नावल का किस्मत का खेल और बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक और निहाल चंद्र वर्मा का प्रेम का खत या मिस्टर, ये भी इस शैली के मुख्य उपन्यास हैं। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युग है इसमें जासूसी उपन्यास के अत्यधिक महत्व है। दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत इस शैली का मुख्य उपन्यास है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। प्रायः मुस्लिम काल के इतिहास से सामग्री लेकर लिखे गए हैं, जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं और उनमें इतिहास की कुछ कमी भी दिखाई देती है। लेखकों ने इतिहास की ऐसी घटनाओं का चयन किया है जो पाठकों को एक जिज्ञासा में बांध दें, एक रहस्य से जोड़ दें, एक रोमांच वृत्ति को पुष्ट कर सके। और किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा दास शर्मा इस शैली के मतलब के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिन्होंने की ऐतिहासिक उपन्यासों पर अपनी लेखनी चलाई है। और इसके अलावा यदि देखें तो द्विवेदी युग में अंग्रेजी और बंगला से बहुत सारे उपन्यास लेकर के उनको अनुवादित किया गया, जैसे कि गंगा प्रसाद गुप्त जी ने रेनॉल्ड के लव्स ऑफ द हेयर का रंग महल नाम से अनुवाद किया और जनार्दन प्रसाद झा ने डिपू के रॉबिन्सन का इसी नाम से अनुवाद किया और दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने विक्टर ह्यूगो के ला मिजरेबल का अभागे का भाग्य इस नाम से अनुवाद किया। महावीर प्रसाद पोद्दार ने स्टोक के अंकल टाइम्स केविन का टाम का स्तुतिया करके इसका जो है वो करा अनुवाद किया और नाम से और लाला चंदलाल ने स्कॉट के द एबिट का रानी मेरी इस नाम से अनुवाद किया। तो इस प्रकार बंगला भाषा से अनुवादित उपन्यासों की संख्या भी इस युग में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने दामोदर मुखोपाध्याय के, किशोरी लाल गोस्वामी ने बंकिम चंद्र जी के और गोपाल राम गहमरी ने कुछ कौड़ी जी के तथा जनार्दन प्रसाद झा ने द्विज जी के, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रमेश चंद्र दत्त जी के कई उपन्यासों का अनुवाद जो किया। तो हम ये देखते हैं कि इस युग में जो गद्य साहित्य में एक विशेषता देखने के लिए मिलती है तो ऐतिहासिक शैली की तो मिलती ही है, इसी के साथ साथ अनुदित शैली भी इस युग की एक गद्य वैशिष्ट्य रही है। कहानी का उद्भव और विकास भी द्विवेदी युग का एक विशेष महत्व है, विशिष्टता है। इस समय न केवल आधुनिक कहानी का आरंभ होता है बल्कि शिल्प और वस्तु दोनों दृष्टियों से उसमें प्रौढ़ता देखने के लिए मिलती है। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति नए साहित्य के सृजन का द्वार होती है। अंग्रेजी सरकार की दृढ़ता एवं नई समस्याओं को जन्म देती है। अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति के संपर्क के कारण नए विचारों को प्रेरणा मिलती है। स्वाधीनता का स्वर धीरे धीरे पड़ता है। अंग्रेजी की आर्थिक नीति, यहाँ के उद्योग धंधे, इन सब को तंग बना देती है। साहित्य नव जागरण से प्रभावित नहीं रहता, उसकी अन्य विधाएं भी अपेक्षा कहानी, नए विचार, समस्याएं अधिक सशक्त रूप में व्यक्त होती हैं।
तो हिंदी कहानी एक महान उद्देश्य को लेकर इस युग में सामने आती है। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला साहित्य के से अनेक कहानियों के अनुवाद हुए और जीवन के विस्तृत क्षेत्र को अपनाते हुए जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति देने वाली मौलिक कहानियां भी इस युग में लिखी गई। तो यदि हम देखें तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी हिंदी में सरस्वती में प्रकाशित हुई और इसको हिंदी की मौलिक कहानी माना गया और इस कहानी संग्रह इनका जो कहानी संग्रह चंद्रिका है, फिलहाल बाहर है। इनकी कहानियां जासूसी रूप में लिखी गई हैं, कहानियां घटना प्रधान है जिसमें चरित्रों का विकास नहीं होता है। केशव प्रसाद सिंह की दो कहानियां चंद्रगुप्त की यात्रा और कश्मीर यात्रा ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दोनों कहानियों में यात्रा विवरण देते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के विभिन्न अंकों में अपनी कहानियां प्रकाशित की हैं, जैसे स्वर्ग की झलक, खान खाना और सुमेरु पर्वत, शायरों के शहंशाह, अबू तालिब, शाहजहां आदि कहानियां आख्यायिका के रूप में यहाँ प्रकाशित हुई हैं और इनकी अधिकांश आख्यायिकाएं ऐतिहासिक हैं। रामचंद्र का एक जो कि एक आलोचक थे, किंतु उनकी भी एक कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती में प्रकाशित हुई और इस कहानी में कला प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। गोपाल राम गहमनी ने जासूसी कहानियां लिखी। इनकी प्रायः सभी कहानियां जासूसी रही और इनमें विस्मयकारक घटनाओं के द्वारा कौतूहल और मनोरंजन की सृष्टि होती है। वृंदावन वर्मा मूलतः ऐतिहासिक कथाकार हैं। इनकी अधिकांश कहानियां ऐतिहासिक संदर्भों और परिवेश को लेकर के लिखी हैं। तो ये सभी जो कहानियां हैं ये द्विवेदी युग की प्रारंभिक कहानियां हैं। यद्यपि इन कहानियों में विषय और शैली की दृष्टि से बहुत कुछ विविधता देखने के लिए मिलती है, इनमें कहानी काल के सभी तत्व विद्यमान हैं, फिर भी कुछ परिष्कार की सूक्ष्मता नहीं आ सकी, जैसे कि आगे की कहानी में हमें देखने के लिए मिल रहा है सूक्ष्म परिष्कार हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो चंद्रधर शर्मा द्विवेदी की कहानी उसने ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई और इसमें कलात्मक गुणवत्ता के कारण उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में ये शिल्प नई भावधारा, अभिनव कलात्मक कौशल, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण एवं मानस के विश्लेषण, वातावरण के बारीक से बारीक दृश्य को यथार्थता से उभारने की प्रवृत्ति और सारी पृष्ठभूमि को यथार्थ के नए रंग में रंग देने की व्यापकता सब मिलाकर यह हिंदी की एक चिरस्मरणीय कहानी है, बल्कि एक नई दिशा का सूत्रपात है। उसने कहा था कहानी जो है वो नाटकीयता, कलात्मकता, स्वाभाविकता, सहजता, रोचकता, यथार्थवाद, मर्यादावाद एवं भावुकता सभी और पात्रों के उदात्त आदर्श चरित्रांकन, भाषा सौष्ठव, कलागत नैपुण्य, प्रत्याभास पद्धति सबके द्वारा अद्वितीय कहानी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जीपी श्रीवास्तव हास्य प्रधान कहानीकार रहे हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह मुद्दा आदर्शवादी कहानीकार रहे हैं और प्रेमचंद को हिंदी की कहानी के सम्राट हैं। उन्होंने तो हिंदी कहानी को इतना विस्तृत आयाम दिया है कि व्यापक मानवतावादी और समाज कल्याण की भावनाओं से कहानी को बचा है। उन्होंने कहानी के स्वरूप, लक्ष्य, शिल्प के संबंध में भी अपनी दृष्टि को अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार प्रारंभिक कहानियों में घटनाओं की प्रधानता चरित्रण की अपेक्षा कम है। इस काल की कहानियां आदर्श सुधारात्मक भावना से प्रेरित दिखाई पड़ती हैं और इन कहानियों में एक आंतरिक मर्म है। प्रेमचंद ने सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक सभी विषयों पर कहानियां लिखी हैं। उपयुक्त जो कहानी का एक इतना विशद विवरण है जो संक्षेप में प्रस्तुत किया प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया। प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा करते रहे, जबकि प्रसाद मनुष्य की भीतरी भाग बंध को व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर इस युग में लिखी जाने वाली कहानी को प्रेमचंद जी से स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानी का उद्भव प्रसाद से और समाज में व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव प्रेमचंद जी से स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार कहानियों का जो स्वरूप है वो हमें इस युग में बड़े ही अच्छे ढंग से देखने के लिए मिलता है। तो जो गद्य का एक वैशिष्ट्य है
कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, नाटक के रूप में, और भी अनेक विभिन्न विधाओं के रूप में, तो सभी अपने वैशिष्ट्य के साथ इस युग में प्रस्तुत होते हैं। और जो गद्य का एक हिंदी गद्य साहित्य का जो स्वरूप है, उसको परिष्कृत करने में, परिमार्जित करने में जो महावीर प्रसाद जोशी हैं, वो अपना एक अपूर्व योगदान देते हैं। क्योंकि जो भी लेख, जो भी कहानियाँ उनकी पत्रिका में छपी हैं और छपती रही हैं, उन सब के प्रति वो हमेशा सजग रहे हैं, उनकी भाषा को लेकर, उनकी शुद्धि को लेकर, उनकी पठनीगत शुद्धि को लेकर, उनके विषय चयन को लेकर। तो हर रूप में उन्होंने जो एक अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।